नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम अर्थनीति में। मैं हूं कवीन सचान। शुक्रवार को साल 2020-21 की दूसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़ों का ऐलान किया गया। पिछले साल की तुलना में इस बार जो दूसरी तिमाही है उसमें -7.5% के आंकड़े सामने आए हैं, यानी कि पहली तिमाही में जीडीपी की विकास दर -23.9% थी। अगर सेक्टरों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो यहां भी कुछ राहत देखी जा सकती है। खेती की विकास दर पहली तिमाही की तरह 3.4% रही, लेकिन सबसे बड़ी खबर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से देखने को मिली। पहली तिमाही में इस सेक्टर की विकास दर 39% से ज्यादा गिरी थी और वहीं दूसरी तिमाही में इसकी विकास दर अब पॉजिटिव कैटेगरी में पहुंच चुकी है। अच्छी बात यह है कि हर सेक्टर में गिरावट अब कमजोर हुई है। सर्विस सेक्टर को लें तो पहली तिमाही में इस सेक्टर में करीब 20% की गिरावट थी, लेकिन दूसरी तिमाही में यह गिरावट 11% के करीब पहुंच गई है। यही ट्रेंड कंस्ट्रक्शन, होटल और ट्रांसपोर्ट में भी देखा गया है। अगर अक्टूबर के दौरान 8 कोर सेक्टर्स के उत्पादन पर नजर डालें तब भी हालात में सुधार नजर आ रहे हैं। कोयला, उर्वरक, सीमेंट और बिजली के उत्पादन में जो महीने में बढ़त दिखी थी अक्टूबर में, जबकि कच्चा तेल, रिफाइनरी उत्पाद और प्राकृतिक गैस का उत्पादन पिछले साल अक्टूबर की तुलना में कम रहा है। तो सवाल यह है कि नए आंकड़े क्या इशारा कर रहे हैं? क्या ये आंकड़े अब उम्मीद की एक नई किरण दिखाते हैं? और इस उम्मीद के साथ हमें आगे बढ़ते हुए किन सावधानियों को देखना होगा और कैसे वापस अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी और जो नेगेटिव ट्रेंड या जोन है उससे कैसे वो पॉजिटिव जोन में लौटने वाली है, इसकी हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं सिद्धार्थ, जो कि नेशनल इकोनॉमिक एडिटर हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में। आपका स्वागत है सिद्धार्थ। और दिलीप चिनार साहब हमारे साथ हैं, जो कि फिक्की में सेक्रेटरी जनरल है। आपका भी स्वागत है। शुरुआत में सिद्धार्थ आपसे करना चाहूँगा कि अगर हम इस जीडीपी के आंकड़ों को देखें जो कि पहले 23.9% जो माइनस में थी और इस बार ये आंकड़े घटकर 7.5 पर आए। हालांकि माइनस में है, लेकिन गिरावट का जो ट्रेंड था उसमें लगता है ब्रेक लगा है। और जो आंकड़े हैं ये आपके नजरिए से किस तरीके से इशारा कर रहे हैं? देखिए, जो बॉटम लाइन वो है कि अभी भी इकोनॉमी में गिरावट है। पहले यदि आप 100 रुपए कमा रहे थे तो वो 76 रुपए पे हो गया था। अभी वो जो है 92.50 रुपए पर है, लेकिन 7.5% का गिरावट एक काफी बड़ी गिरावट है। यदि आप 24% से तुलना करेंगे गिरावट से, तब निश्चित रूप से ये बेहतर दिखता है, पर गिरावट तो गिरावट ही है। और भारत जैसे इकोनॉमी में गिरावट की गुंजाइश बहुत ज्यादा होनी नहीं चाहिए। बट ये बात भी है कि ये एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सी सिचुएशन है। जो पहली तिमाही था उसमें आपने अर्थव्यवस्था में ताला लगा रखा था, लॉकडाउन कर रखा था, जिसकी वजह से जो जरूरत की जो चंद सेक्टर्स थी उसमें प्रोडक्शन हो रहा था और उसमें भी तमाम किस्म की परेशानियां आ रही थी। कहीं ट्रक रोक दिए जा रहे थे, कहीं सामान नहीं ले जाने दिया जा रहा था। तो इस वजह से जो वहां पे 24% की गिरावट हुई। अभी जब अगली तिमाही को देखें, जब ताले खुल गए, तभी भी काफी सारे सेक्टर ऐसे हैं, खास करके जो आपकी सेवाएं हैं, सर्विस सेक्टर्स जो हुए, उसमें अभी भी कुछ खास तब्दीली नहीं हुई है। जैसे कि होटल हो, रेस्टोरेंट हो और इस तरीके की सर्विसेज हो, एयरलाइंस हो, जहां पर काफी रिस्ट्रिक्टेड तरीके से सेवाएं दी जा रही थी। और जबकि हम इस तिमाही में आ गए हैं, जहां पे अभी हम नवंबर खत्म होने को आ गया, यहां पर भी वो पूर्ण रूप से सुचारू नहीं हुई है, पूर्ण रूप से वो चालू नहीं हुई है। तो अभी किसी भी हालत में मतलब नॉर्मलाइजेशन अभी नहीं हुआ है और नॉर्मलाइजेशन में समय लगेगा। इसमें 2-3 चीजों पे और ध्यान रखनी चाहिए कि जो कोविड के जो इन्फेक्शन है वह अभी भी उनकी संख्या काफी ज्यादा है और जिस वजह से लोग अभी भी काम पे नहीं जा पा रहे हैं, लोगों को रोजगार वापस नहीं मिला है पूर्ण रूप से। तो जिन लोगों की नौकरियां गई थी, अगर 100 लोगों की गई थी तो उसमें से हो सकता है आधे 50%, 60%, 70% ही वापस आए हों। जिन लोगों की तनख्वाहें कटी थी, काफी क्षेत्र में लोगों की तनख्वाह काटी गई, उनकी तनख्वाह अभी कहीं रिस्टोर हुई है, कहीं नहीं रिस्टोर हुई। तो जो स्पेंडिंग पावर है लोगों की वो कम हो गई है, जिस वजह से उन जो डिमांड है वो काफी चीजों की, खास करके जो लग्जरी गुड्स की हो या जो
मतलब नॉन एसेंशियल आइटम्स की हो, उसके ऊपर लोग अपने खर्च पे रोक लगा के रखे हुए हैं। और जब तक ये इन्फेक्शन कंट्रोल में नहीं आएगा, पैंडेमिक कंट्रोल में नहीं आएगा, तब तक पूर्ण रूप से इकॉनमी चालू नहीं होगी। और जैसा कल मुख्य आर्थिक सलाहकार श्री कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने भी कहा है कि ये जो सेवाएं हैं, काफी सेवाओं पे असर अभी कुछ समय तक और रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि कभी कई सेवाएं खुली भी नहीं और जो खुली हैं बहुत पार्शियल नजर आती हैं। दिलीप जी, अगर मैं इकोनॉमिक नज़रिए से देखूं और इंडस्ट्री के अनुभव के लिहाज से, क्योंकि जो पहली क्वार्टर की जब हम बात करते हैं वहाँ पर पूरी तरीके से लॉकडाउन था, जिसके चलते जो गिरावट थी वो अपने उसके जो आंकड़े आए वो इतने ज़्यादा थे। और क्या दूसरी तिमाही में जब हमने अनलॉक की तरफ कदम बढ़ाया धीरे धीरे करके, हालांकि कुछ राज्यों में अभी भी पार्शियल है मैं कहूँ, या फिर कुछ पॉकेट्स में लॉकडाउन नज़र आता है, उसके चलते ये आंकड़े फिर भी हम कह सकते हैं कि उम्मीद की किरण है। कविन, अगर आप देखें तो जैसे सिद्धार्थ ने कहा कि हाँ ये गिरावट है, लेकिन अगर जैसे आपका जो प्रश्न है 23% से अगर 7% आ गए तो एक तरीके से कुछ ना कुछ रिकवरी हुई है। और जो डेट जो हमें देखना है वो जून 8 की डेट है, क्योंकि जून 8 की डेट पे काफी अनलॉक का जो परिस्थिति जो शुरू हुआ था, क्योंकि उससे तो पहले सारे बंद थे। जून 8 और जुलाई तक कई ऐसे मेट्रो सेंटर्स थे जो कंटेनमेंट जोन्स थे। तो अनलॉक 2 के बाद काफी एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग की भी बढ़ी है। सर्विसेज एरिया जैसे सिद्धार्थ ने कहा था, जैसे कि होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो थोड़ी देर बाद खुली थे, वो फर्स्ट अनलॉक में नहीं खुले थे। वो जुलाई, कहीं में अगस्त, कहीं में सितंबर में ये सर्विसेज आई थी। और जैसे एयरलाइंस और रेलवेज है, पैसेंजर ट्रेन तो रन ही नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में गिरावट आई है। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव से 0.6 पॉजिटिव आना वो एक बहुत बड़ा सिग्नल है। और हाल ही में जीडीपी नंबर से रिलीज होने के संडे को हमने एक सर्वे रिलीज किया था, जिसमें हमने देखा था कि जैसे केमिकल एंड फर्टिलाइजर प्लांट्स है, उनकी एवरेज जो यूटिलाइजेशन है वो करीब 80% के एक तरीके से आ गए हैं। फार्मास्यूटिकल्स तो वैसे ही 100% पे जा रहे थे, सीमेंट भी 81% पे आ गया था। लेकिन जो सेक्टर जैसे टेक्सटाइल मशीनरी हो या थोड़े से और लेदर फुटवेयर हो, वो थोड़े से रिड्यूस रेट्स पे चल रहे थे। और अभी लोगों का कहना है कि जो थर्ड क्वार्टर है वो एक तरीके से बढ़ेगा। दूसरी जो गिरावट आई है नंबर्स में, जो इतनी पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि जाके फैक्ट्रीज को तो ओपन कर दिए थे, रिटेल मार्केट्स नहीं खुले थे और मार्केट से लोग जाना हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि जैसे सिद्धार्थ ने कहा कि इन्फेक्शन रेट जो बढ़ रहा था उस टाइम। और जो हमने एक सर्वे किया था, लोग जैसे टूरिज्म सेक्टर में लोग कह रहे थे कि अगर 30,000 या 25,000 नंबर से कम अगर डेली इन्फेक्शन हो तो वो बाहर जाने की उम्मीद रखेंगे। उस समय 50,000 या अब थोड़ा बढ़ भी गया है, 50,000 डेली इन्फेक्शन रेट है। तो अगर डेली इन्फेक्शन रेट कम हो जाए, मार्केट्स पूरी तरह खुल जाए, तो ये गिरावट और भी कम हो सकती है और आगे जाके पॉजिटिव भी हो सकता है। पर सबसे बड़ी जो, जैसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी कहा था, सबसे बड़ा ख्याल हमें रखना चाहिए कि हम इंडिविजुअली हर प्रिकॉशन लें, मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें, अपने सैनिटेशन प्रोटोकॉल फॉलो करें कि ये स्प्रेड ना हो। क्यों, अगर ये स्प्रेड हो गया एक दफे और फिर से लॉकडाउन आ गया तो लॉकडाउन खोलने में और वापस आने में बहुत टाइम लगता है। और सेकेंड टाइम अगर ये स्प्रेड भी हो गया है तो इंडस्ट्री ये कह रही है भाई हमें लॉकडाउन से छोड़ दीजिएगा, हम अपने प्रोटोकॉल्स बना लिए हैं, हम अपने ट्रांसपोर्ट देखेंगे। तो अगर फैलेगा भी तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जारी रखने के लिए एक पूरी स्ट्रैटेजी और नियम चाहिए। और अगर ये हो जाए तो ये माइनस जो 7% से अधिक आया है वो पॉजिटिव में जा सकता है थर्ड क्वार्टर में, और हम ये एक रिकवरी के लिए बहुत जल्दी बढ़ सकते हैं। लेकिन पूरे साल में, क्योंकि पहले 23 था और अब -7 है, तो पूरे साल को पॉजिटिव करने के लिए अभी बहुत मेहनत चाहिए और बहुत ग्रोथ चाहिए थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में। ओके सिद्धार्थ, क्योंकि अगर हम कोरोना एपिडेमिक से पहले की बात करें, उस वक्त में हमारे जो कोर सेक्टर, जो कि मैं कहूँ कि जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते थे, विकास दर के पीछे जिनका योगदान था,
उनकी अगर हम सेकंड क्वार्टर में ग्रोथ को देखते हैं, भले वो माइनस अभी ट्रेंड कर रहे हैं उस जोन में हो, लेकिन उनकी जो तब्दीली है, जो बदलाव हो उनमें आंकड़ों में, वो क्या इशारा कर रहा है? और जिसका एक और जिक्र किया चेन्नई साहब ने कि जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें जिस तरीके से एक उछाल दिख रहा है, वो हमें किस तरीके के संकेत देता है? जी, जो मैन्युफैक्चरिंग में उछाल है वो काफी अपने आप में बहुत ही शार्प रिकवरी की तरफ संकेत दे रहा है, और ये बहुत ही एक पॉजिटिव सिग्नल है। अगर आप आपने कोर सेक्टर की बात की, उसका लगभग जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, जो इंडस्ट्रियल आउटपुट होती है, उसमें लगभग 40% का शेयर जो है कोर सेक्टर का आता है। और यह अक्टूबर में थोड़ी सी गिरावट नजर आई है, वह ज्यादातर जो तेल रिफाइनिंग होती है, रिफाइनरी में जो है उसमें 17% गिरावट की वजह से 2.5% की गिरावट है ओवरऑल इंडेक्स में। उसमें 2-3 आंकड़े बहुत पॉजिटिव हैं। अगर आप देखें तो कोयला का प्रोडक्शन जो है, कोयला के उत्पाद जो है, वह 10% से ऊपर ही की दर पे दूसरे महीने भी उसकी वृद्धि हुई है। उसी तरीके से जो बिजली के उत्पादन है उसमें भी वृद्धि डबल डिजिट की रही है। तो ये दोनों बहुत अपने आप में बहुत ही बढ़िया संकेत है कि आपके फैक्ट्री चल रहे हैं, आपकी ऑफिसेज चलने लगी हैं, इस वजह से बिजली बन रही है और इस वजह से कोयले का प्रोडक्शन भी हो रहा है। जो तीसरा पॉजिटिव एरिया है वो है फर्टिलाइजर, उर्वरक, जो कि पहले भी पॉजिटिव में थे। एक महीने में कुछ गिरावट आई थी, वो हो सकता है कि किसी कारण से कुछ प्लांट बंद हो या किसी कारण से आई हो। जो चिंता का विषय है वो है तेल और गैस का सेक्टर। उसमें यदि आप देखें तो गैस की जो प्रोडक्शन है वो कम से कम 13 महीने से, और उसी तरीके से कच्चा तेल का जो प्रोडक्शन है वो कम से कम 13 महीने से लगातार गिर रही है। तो उसका जो है वो एक कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम है। वह प्रॉब्लम, वो जो समस्या है वो कोविड से रिलेटेड नहीं है। जो रिफाइनिंग है वह कुछ हो सकता है शटडाउन हो गई हो, कुछ रिफाइनरी की हो सकता है इस कारण से गिरावट आई हो। बट जो इकोनॉमिस्ट का मानना यह है कि जो आईआईपी है, जिसका ये अहम हिस्सा है कोर सेक्टर, वह थोड़ी सी वृद्धि की उम्मीद रख रहे हैं जब आंकड़े आएंगे इस महीने के मध्य में। तो इससे संकेत यही है कि अगर आप देखें तो गाड़ियों की सेल हो, चाहे वो फ्रिज और एसी के सेल हो या अन्य मोबाइल फोन के सेल हो, यह अक्टूबर और नवंबर दोनों महीनों में अच्छी रही है। और जीएसटी के जो आंकड़े आए थे उसमें 10% से ऊपर की वृद्धि थी अक्टूबर में। तो यह अपने आप में यह संकेत दे रही है कि जो मैन्युफैक्चरिंग साइड है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसमें वृद्धि धीरे धीरे करके वापस आ रही है। दिलीप जी, क्योंकि जब हम देखते हैं, अगर हम सर्विस सेक्टर को देखें और जहां पर अभी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रहा है, और शायद उसके पीछे वजह भी है कि अभी भी जिस तरीके के केसेस हैं, तो सर्विस सेक्टर में ही बहुत सारे जो सब सेक्टर हैं वहां पर अभी भी पूरी तरीके से उन्हें ओपन नहीं किया गया है, ये भी एक रीज़न है। लेकिन इससे पहले जो मैन्युफैक्चरिंग में बदलाव दिख रहा है, यानी कि उसमें जो नंबर्स बदल रहे हैं, अनलॉक के बाद एक साइकिल में समझना चाहता हूं इंडस्ट्री के नज़रिए से, वो क्या टाइम है जो कि इंडस्ट्री लेती है उसको फुल कैपेसिटी में आने। और यहाँ पर अगर हम डिमांड साइड को देखें तो वहाँ पर कोई शायद मुझे लगता नहीं कि दिक्कत है। अब डिमांड साइड अपने जो ऊपर की तरफ है, ट्रेंड वो बढ़ रहा है। तो अगर आप देखें जो डिमांड साइड है, ये अक्टूबर और नवंबर जो फेस्टिवल सीजन है, तो फेस्टिवल सीजन के अंतर्गत जो कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, ऑटोमोटिव, थोड़े से फैशन या टेक्सटाइल या गुड्स, जो भी गिफ्टिंग और जो त्योहार के तरह हम नए कपड़े या चीज़ें खरीदते हैं, उनकी एक तरीके से डिमांड बढ़ी है। और अभी जो आगे जाके हम नवंबर और दिसंबर में है एंड में, ये एक शादियों का सीजन है। तो लगभग भारत में हर साल 22 मिलियन या 2.2 करोड़ शादियां होती हैं। तो वो सोचे कि इस टाइम जो है, क्योंकि सब अच्छे अच्छे डेट्स हैं और केवल उनको एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया गया है, लोगों जूम पे भी कपड़े पहन के आते हैं। तो अगर वो एक तरीके से नया तरीका बन गया है, और लोगों की उम्मीद है कि ये शादी के वक्त भी डिमांड का एक तरीके से बढ़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हर सेक्टर में
अगर आप अनलॉक 1 से एक फर्स्ट क्वार्टर में देखें और सेकेंड क्वार्टर में देखें, तो हर सेक्टर में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में 20 से 25% से बढ़ावा हुआ है और थर्ड क्वार्टर में ये और भी जाके बढ़ जाएगा, काफी 80 और 90 और कई सेक्टर में, जैसे मैं पहले भी जिक्र किया था, 100% से भी अधिक एक तरीके से हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं वर्क फ्रॉम होम कह रहे हैं हम, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम के अंतर्गत भी अगर आप देखें तो कमर्शियल स्पेसेस में 6% ग्रोथ आई है और ये एक तरीके से चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि सब सोर्सेज से कोई अभी इन्वेस्ट नहीं करेगा कमर्शियल रियल एस्टेट में, ये ऑफिस में। तो हर सेक्टर में एक अपॉर्चुनिटी है और जो बिजनेसेस ये क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदल रहे हैं वो इस कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इस ग्रोथ में। और अगर आप देखें अगले कई महीनों में जो गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स निकाली थी, ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स है, क्योंकि उनकी एक अंतिम तारीख है, उसकी भी इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगी। और क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगी, वो भी कैपिटल गुड्स और अलग चीजों के लिए और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वगैरह के लिए एक तरीके से डिमांड पैदा करेगी। तो आगे जाके ये हो सकता है। और लेकिन कैसे कहना है कि डिमांड स्टिमुलेट करना और डिमांड को जारी रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो ये एक तरीके से फिर भी एक रिवर्स में भी जा सकता है और नेगेटिव ग्रोथ कंटिन्यू हो सकता है। तो ये दो चीजें हैं। एक तो जो है हमें कोविड के फैलने से उसको हर को योग देना चाहिए और हर नागरिक अगर डिमांड स्टिमुलेशन करने में थोड़ा सा जुड़ जाता है तो हम इकोनॉमी को बहुत ही जल्दी वापस एक ट्रैक में लेके आ सकते हैं। तो ये एक बात है। सिद्धार्थ, एक और पॉइंट यहाँ पर आ रहा है कि जब हम कोविड पूरे इस एरा को देख रहे हैं और कई सारे एक्सपर्ट और जो जानकार हैं, आर्थिक विश्लेषक हैं, वो कह रहे हैं कि आफ्टर कोविड जब हम बाहर निकलेंगे इसके बाद तो जीडीपी में जो रेशियो, जो हिस्सेदारी होती थी हमारे जो महत्वपूर्ण सेक्टर्स थे, उनकी जगह भी बदलेगी, कुछ नए सेक्टर्स उनको रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे आप देखते हैं इस कैलकुलेशन को? और अगर उस कैलकुलेशन के नज़रिए से देखें तो जैसा कि कहा दिलीप साहब ने कि अगर हम डिमांड को देख रहे हैं तो वहाँ पर भी कुछ नए तरीके से डिमांड जनरेट होती हुई नज़र आने वाली, चाहे वो IT सेक्टर को लेकर हो या कुछ नए सेक्टर हैं जो हम शायद देखेंगे अगले 2-3 महीने के बाद। जी, जो हमारे काम करने की जो तरीका है उसमें बदलाव की उम्मीद है। काफी सारे ऑफिसेज में अभी इस समय में जो लीज्ड स्पेस है, जो उन्होंने जगह लिए हुए हैं किराए पे, उसमें थोड़ी कटौती की है। और इस वजह से डर इस बात का है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि लोगों को घर से काम करने की आदत पड़ गई है, तो काफी लोग जो है वो चाहेंगे कि घर से ही कर सकें और कंपनियों के लिए भी एक वो कॉस्ट कम करने का एक साधन हो सकता है। इस वजह से निश्चित रूप से ब्रॉडबैंड और अन्य सेवाओं का, लैपटॉप और मोबाइल फोन का, इन चीजों का हो सकता है कि डिमांड बढ़े। लेकिन इसका एक जो दूसरा पहलू ये है कि क्योंकि गाड़ियां हो सकता है कम चलें, हो सकता है कुछ जैसे हमने अभी चर्चा की, रियल एस्टेट की, थोड़ी कमर्शियल रियल एस्टेट की डिमांड कम हो जाए, तो ये सब चीजें हो सकती हैं। लेकिन ये जो एडजस्टमेंट है, ये हो सकता है कि जब एक बार इकोनॉमी पूर्ण रूप से चालू हो जाए, सुचारू रूप से चलने लगे, तो एक आध साल के लिए या 2 साल के लिए ये सब चीजें हो सकता है एडजस्टमेंट जो चलेंगी। लेकिन आने वाले दिनों में बहुत ही मूल रूप से तब्दीली उस तरीके से दिख नहीं रही है। और दूसरी चीज ये है कि जो हमारी पॉपुलेशन, जनसंख्या है, वो काफी बड़ी है और जो छोटे शहर हैं, कुछ हो सकता है कुछ चीजें वहां शिफ्ट हो जाएं, जैसे काफी लोग जो है अपने घर से काम कर रहे हैं तो वो प्रेफर करेंगे, हो सकता है कि वो अपने घर के आसपास ही कहीं पे रोजगार का साधन ढूंढ लें, कुछ ऑफिसेज उस तरफ चली जाएं, उनके लिए कॉस्ट कटिंग भी हो जाएगी और लोगों को वहां से अगर उनके पास ट्रेंड मैन पावर मिल जाता है तो वहां से भी काम हो सकता है। दिलीप साहब, मैं आखिर में आप दोनों से एक सवाल मेरा कि जिस तरीके से अगर हम सेकेंड क्वार्टर को देखते हैं और जो यहाँ पर हमें रिवाइज नंबर नज़र आ रहे हैं अलग अलग सेक्टर में, और अगली जो तिमाही होगी उसमें
किन सेक्टरों पर ख़ास नज़र होगी, या दारोमदार मैं कहूँ कि अगर हम इस नेगेटिव जो स्लैब है उससे बाहर आने की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कौन से की सेक्टर आपकी नज़र में हो सकते हैं और वहाँ पर क्या चैलेंज होगा? तो अगर मैं पहले जा सकता हूँ क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो मैं पहले चाहता हूँ इसमें। तो ये है कि देखिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग में जो सेक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया था वो है एक तरीके से एग्रीकल्चर मशीनरी, ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, और अलग सेक्टर्स हैं जो एफएमसीजी के जो उस सेक्टर में अगर आप देखें, फार्मास्यूटिकल्स, तो इसमें जो है टिपिकली एंड दिसंबर में और अर्ली जनवरी में ऑटोमोटिव सेल्स में गिरावट आती है, क्योंकि लोग हर टाइम ये सोचते हैं कि मैं नया मॉडल खरीदूं और 2020 का मॉडल पुराना हो जाता है और 2021 का जो मॉडल है नया हो जाता है। ठीक है, एक तो उसका एक तरीके से ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जो है हार्वेस्ट सीजन जो है जनवरी में आता है। वो जैसे हम त्योहारों के नाम से जानते हैं, पोंगल वगैरह, संक्रांति वगैरह उसकी तरफ से जानते हैं। तो हार्वेस्ट सीजन में कितना मशीनरी यूज होता है, कैसे उसका एक कंट्रीब्यूशन होगा, उसको हम स्टोरेज फैसिलिटीज में एक्चुअली देखते हैं और उसका जो बैक इफेक्ट वो है। तीसरा जो देख रहे हैं, कई सेक्टर ने अपनी सोर्सिंग स्ट्रेटजी बदली है, क्योंकि हम एक तरीके से देखते हैं क्योंकि कई सेक्टर्स थे वो एक देश पे डिपेंडेंट थे काफी उनके इनपुट्स पे, चाहे ऑटोमोटिव हो, चाहे फार्मास्यूटिकल्स हो, चाहे केमिकल्स हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो, चाहे सोलर का हो। तो अगर जो उन्होंने पिछले 4 या 5 महीने में ऑल्टरनेट जो स्ट्रैटेजी, उनके ऑल्टरनेट सोर्सिंग की जो स्ट्रैटेजी की है, और वो अगर सफल हो जाए तो उन सेक्टर्स में एक तरीके से बढ़ावा आएगा। तीसरा जो है, अगर आप देखें तो इस सेकंड क्वार्टर में डिफेंस का एक तरीके से गिरावट आया है। डिफेंस स्पेंडिंग का एक बजट है उनका, सोर्स फ्रॉम इंडिया और इंडियन मेड सामान के लिए एक स्पेशल बजट है। अगर वो स्पेंड करें तो वो सेक्टर भी खूब आगे तेजी से बढ़ सकता है। तो अगर आप देखें, और जैसे अभी कंस्ट्रक्शन जो है, अभी आत्मनिर्भर पैकेज में जो अभी हाल ही में अनाउंस हुआ, तो उसमें लो कॉस्ट हाउसिंग में उन्होंने एक तरीके से एलोकेशन बढ़ाया है। तो हाउसिंग का अगर वो पूरा एक तरीके से आ गया और वो लॉकडाउन में कोई इफेक्ट नहीं हुआ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के मूवमेंट पे या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में ले जाने के लिए, दिल्ली में एक और चैलेंज है क्योंकि इन्वायरमेंट के जरिए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स रोक दिए जाते हैं। वो देखने एक बात है। तो ये सारे सेक्टर्स आगे जाके इसको ड्राइव कर सकते हैं। और जैसे होटल्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह खुल जाए, क्योंकि वो एक काफी बड़ा कंजम्पशन सेक्टर है फूड, प्रोसेस फूड आइटम्स के लिए और फूड के लिए, अगर वो खुल जाए तो वो एक पुल करेगा, और पैसेंजर ट्रेन और एयरलाइंस अगर फुल उस पे आ जाए तो वो एक तरह के सर्विसेज सेक्टर को बढ़ावा देगा। तो ये अलग सेक्टर्स हैं जो अभी काफी नेगेटिव है या लेस देन 100% चल रहे हैं। अगर वो बढ़ जाए तो काफी फायदा होगा, और नंबर्स आप आगे देख करके देखेंगे कि बहुत शायद पॉजिटिव टेरिटरी में भी जाने की आशंका है। सिद्धार्थ, आपके सेक्टर्स पे भावी जो है दारोमदार रहने वाला है? देखिए, एक तो सेवाओं में कैसे वृद्धि होती है, जैसा कि चिन्मय साहब ने बताया कि होटल, रेस्टोरेंट, एयरलाइंस, रेलवेज, ये सारी सेवाएं जो हैं इनमें आने वाले महीनों में वृद्धि की उम्मीद है। अब थोड़ा सा लोगों को जो हिचक थी कि हम बाहर का खाना खाएं या ना खाएं, वो कम हो रही है। अब कम से कम जो लोग नहीं भी ऑर्डर कर रहे थे वो ऑर्डर करके घर मंगा रहे हैं। कुछ लोग अब रेस्टोरेंट जाने भी लग गए हैं। दूसरी चीज है जो माइनिंग का सेक्टर है। अगर आप देखें तो स्टील या अन्य क्षेत्रों में जो गिरावट थी वो थोड़ी कम हुई है। तो माइनिंग के क्षेत्र में अभी थोड़ी एक्टिविटी बढ़ेगी। उसी तरीके से जो कोर सेक्टर डेटा है उसमें सीमेंट में थोड़ी एक वृद्धि दिख रही है। तो इसका ये भी अर्थ निकाला जा सकता है कि कंस्ट्रक्शन में वृद्धि होगी। और जो 2 चीजों पे ध्यान रखने की आवश्यकता है वो एक है कि
ये इन्फेक्शन, क्योंकि सर्दी के महीने हैं नॉर्थ इंडिया में, खास करके उत्तर में, ये इनमें वृद्धि ना हो। और दूसरी की ये जो डिमांड आई है, ये कितनी डिमांड जो है त्योहारों की वजह से है या बंचिंग अप हुई है, या जो इसको पेंट अप डिमांड कहते हैं वो है। अगर डिमांड उसी तरीके से रह गई, लोग खरीद रहे हैं, तो निश्चित रूप से वृद्धि आएगी। एक अन्य अभी सर्वे आया था जिसमें एफएमसीजी यानी साबुन, तेल, इन सब चीजों में भी जो गिरावट की दर है उसको कम किया गया है। तो उम्मीद यही है कि आने वाले महीनों में जो है लोग सामानों को खरीदेंगे और मैन्युफैक्चरिंग में और वृद्धि दर में बड़ा इजाफा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और जीडीपी के नंबर्स को हमारे दर्शकों को आसानी से समझाने के लिए। और नंबर्स हमेशा जब देखे जाते हैं तो उसको देखने का अलग अलग नज़रिया होता है, लेकिन ये साफ है कि जो जीडीपी है इस वक्त अभी भी वो माइनस जोन में है, लेकिन पिछली तिमाही के मुकाबले इसमें काफ़ी ज़्यादा रिकवरी दिख रही है। और ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके से कई सेक्टर्स में बदलाव हो रहा है, अगली तिमाही तक हम वापस लौटते हुए उस पॉजिटिव जोन में ज़रूर पहुंचते हुए नजर आने वाले हैं। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।